जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और रात के 10 बजे आप सभी लोगों के लिए हिंदी की क्लास है, जिसमें हम लोग अनेकार्थी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी शाम को 7 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि अनेकार्थी शब्द जो हैं वो हमारे पेट के सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है। और बाकी आज हम लोग राज्य व्यवस्था में अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ए ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, बी ऑप्शन है संसद को, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति को और डी ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो बताइएगा कि संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिएगा। तो पहले प्रश्न का सही आंसर आप सभी लोगों को क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न का सही आंसर होगा कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो पहले प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्या है वक्तव्य? कि यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। बी ऑप्शन है या संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा है कि सामाजिक आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। मतलब ये 4 वक्तव्य दिए गए हैं और इनमें से बताइएगा कि कौन कौन सा वक्तव्य जो है वो आपका सही है। कि यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ठीक है, या संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो देखो, यह राज्यों के विरुद्ध गारंटी यह राज्यों कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, बिल्कुल सही है, यही मौलिक अधिकारों का कार्य है। फिर यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही है। यह सामाजिक तथा आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते हैं, ठीक है। जो सामाजिक तथा आर्थिक राजनीतिक न्याय है, यह कौन सुनिश्चित करता है? तो यह सुनिश्चित करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। कौन करते हैं? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा आपका। और चौथा कौन सा है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल की भांति है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे? कूट 1 व कूट 2 सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर लिखा होगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा आपका कि 1 व 2 सही हैं। तो आपका दूसरे प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 16 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 17। तो बताइएगा कि निम्न में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, ठीक है। जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखो, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो है उसका संबंध किससे हो जाएगा? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, ठीक है। और अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन अवसर में समानता। किसमें? लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? अनुच्छेद 14 लगाता है। कौन? अनुच्छेद 14। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम अनुच्छेद 14 जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कानून के समान संरक्षण। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कानून के समान संरक्षण कौन प्रदान करता है, ठीक है। तो कानून के समान संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 14 ही
प्रदान करता है। तो तीसरे प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी पेन पेपर कॉपी लेकर बैठिएगा, आप सब लोग नोट करते रहिएगा सारे प्रश्नों को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 1922 तक, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 19 तक। तो बताइएगा कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक प्रदान किया गया है। जल्दी से सही आंसर क्या होगा इसका आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक संबंधित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर सही, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 19 में क्या है, बताइएगा। अनुच्छेद जो 19 है उसमें क्या है, तो उसमें स्वतंत्रता मतलब वाक व अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ठीक है, वाक व अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो अनुच्छेद 21 में क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 22 में क्या है, तो गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। तो चौथे प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 18, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 17, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 24 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 22। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, अनुच्छेद 18 का अर्थ क्या होता है, उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत। इसकी पीडीएफ जिसको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता उन्मूलन या छुआछूत उन्मूलन। और अनुच्छेद 24 आपका किससे संबंधित है, तो बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक है, और अनुच्छेद 22 मैंने अभी आप लोगों को बताया है, वह किससे संबंधित है, तो बताइएगा। तो गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। किससे संबंधित है, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। पांचवें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, कि अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित कौन सा है, अनुच्छेद 17 आपका संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो देखिए, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 18 है या फिर अनुच्छेद 19 है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, जो विधि के समक्ष समता है वह अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समता, ठीक है, मतलब कानून के समान संरक्षण। 15 में क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति वगैरह के आधार पर क्या होगा, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 में क्या है आपका, उपाधियों का अंत। किसका, उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 में क्या है आपका, ये हो जाएगा कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। तो ये किससे हो जाएगा, आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19 आपका इसमें प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 19 में भी एक का अगर पूरा पूछ ले जाए तो अनुच्छेद 19 एक का जो होता है
वो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह अपने निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, छठा प्रश्न, कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 20, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 22। तो देखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा हो जाएगा। देखो 19 में क्या है, जल्दी से सब लोग बताइएगा। 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। 20 में क्या है, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और 22 में क्या है आपका, तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक है, मैं सबके ऑप्शन डिस्कस कर चुका हूं, तो सातवें प्रश्न को मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, तो सातवें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 24, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 25, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 26 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 27। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसकी सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 25 से 28 तक संबंधित है। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसमें सिखों के द्वारा जो कृपाण धारण करना अंग माना गया है वो किस में माना जाएगा, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 25 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। और अनुच्छेद 26 क्या संबंधित है, तो जो धार्मिक कार्यों का प्रबंध होता है, क्या धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है, तो देखो कर के द्वारा जो संग्रहित किए गए धन जो होते हैं उनको विशेष अभिवृद्धि के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। जैसे सरकार जैसे जो टैक्स लेती है ना सरकार, अब उस टैक्स को किसी एक धार्मिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा, या तो उसको कहाँ लगाना चाहिए, सारे जो, क्योंकि भारत कैसा एक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि उसको किसी एक विशेष धर्म के लिए विकसित किया जाए। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्या सही हो जाएगा, बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सिख जो हैं वो किसके द्वारा, अनुच्छेद 25 के द्वारा क्या करते हैं, आपके लिए कृपाण वगैरह धारण करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ए ऑप्शन है 1 माह के लिए, बी ऑप्शन है 6 माह के लिए, सी ऑप्शन है 1 वर्ष के लिए और डी ऑप्शन है 3 माह के लिए। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक व्यक्ति को जो है वो कितने दिन तक बंदी बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 3 माह के लिए। जो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक आप रख सकते हैं उसको, 3 माह के लिए। अगर 3 माह से ऊपर जो अगर हो जाएगा, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को 3 माह से ऊपर रखना है तो उसके लिए क्या होता है, तो जो सलाहकार बोर्ड होता है 3 माह से ऊपर के लिए क्या होता है, सलाहकार बोर्ड जो होता है उसकी परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, जो सलाहकार बोर्ड होगा वो सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या होगा, तो एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक ही क्या कर सकते हैं, आप बंदी बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो 9वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी ऑप्शन है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी ऑप्शन है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और डी ऑप्शन है आपका सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो बताइएगा कि 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं या राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं उनको भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका,
तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। 10वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, तो 10वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और रात के 10 बजे जो है वो आपकी हिंदी में अनेकार्थी शब्दों की क्लास है, तो रात के 10 बजे आप सभी लोग क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि अनेकार्थी शब्द आपके पेट एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनसे एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, और डी ऑप्शन है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो बताइएगा 11वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो क्या आंसर इसका सही हो जाएगा, देखो कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनका उद्देश्य क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, और एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। क्या भारत एक धार्मिक राज्य है, बताइएगा आप सभी लोग, क्या भारत एक धार्मिक राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत किसी धर्म को नहीं मानता है, मतलब भारत की जो सरकार है उसका कोई भी धर्म नहीं है, वह एक धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी सही है। तो उसने पूछा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, बताइएगा कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य नहीं है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। 11वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। अच्छा, मैं तब तक आपसे पूछ रहा हूँ कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से, आपसे पूछे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या आंसर इसका सही हो जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है, तो बताइएगा क्या आंसर होगा। देखो अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का गठन, क्या हो जाएगा, कृषि एवं पशुपालन का गठन। अनुच्छेद 44 में क्या संबंधित है, तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये किस राज्य में लागू है, भारत का एकमात्र राज्य जो है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, जल्दी से बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 41 क्या है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। ठीक है, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। और जो अनुच्छेद 40 है यह किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो अनुच्छेद जो 40 है वो किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो 12वें प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं कौन सा इनमें संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, तो बताइएगा। तो देखिए जो अनुच्छेद 48 का है वो किससे संबंधित है, ये पर्यावरण संरक्षण किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण व वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करता है।
जो अनुच्छेद 51 है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का क्या है? तो बताइएगा, जो अनुच्छेद 43 है, ठीक है, वह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 43 का जो है वो है आपका जो उद्योगों में, ठीक है, जो उद्योगों में प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार, मतलब जो कारीगर होते हैं उनको भाग लेने का अधिकार, मतलब वो कार्य करने का अधिकार उनको किससे प्राप्त है? अनुच्छेद 43 का से प्राप्त है। और जो अनुच्छेद 41 क्या है वो तो मैंने अभी आपको बताया कि काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। तो 13वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए 14वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है? ए ऑप्शन है मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, बी ऑप्शन है आपका गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, सी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करना, और डी ऑप्शन है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो है वो राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? देखिए, जो मादक पदार्थ होते हैं उनका निषेध किससे होता है? अनुच्छेद 47 से। किससे? अनुच्छेद 47 से। और जो गाय एवं बछड़े उनका संरक्षण है वो किस में है? अनुच्छेद 48 में है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो गौ संरक्षण से संबंधित है, मैंने बताया था। ठीक है, और जो या कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, और जो पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करना, यह अभी मैंने बताया अनुच्छेद 48 का। ठीक है, और जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है वो किससे दी जाती है? तो ये पहले अनुच्छेद 45 में था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद यह क्या बना दिया गया? अनुच्छेद 21 का में ले जाकर इसको क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मूल अधिकार। और ये कहाँ पर है? अनुच्छेद 21 का में है। ठीक है, तो ये राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है वो एक क्या है? आपका मूल अधिकार है। ठीक है, तो 14वें प्रश्न का सही आंसर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में किसकी ये यहाँ पर संतुति होगा? ठीक है, मतलब किस समिति है? ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पर संस्कृति काट देना कि किस समिति की पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक है, तो बताइएगा इसका प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति, बी ऑप्शन है आपका आयंगर समिति, सी ऑप्शन है आपका स्वर्ण सिंह समिति, और डी ऑप्शन है आपका ठक्कर समिति। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, एक प्रश्न और है, क्या मूल कर्तव्य मूल संविधान में शामिल थे? नहीं। देखो, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में तो कितने जोड़े गए थे? 10। लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं बताइएगा? मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार ये प्रश्न। वर्तमान में 11 हैं। तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया बताइएगा? जो 11वां मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया? तो 2002 में। जो 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है वो 11वां मूल कर्तव्य भी है कि नागरिकों का मूल कर्तव्य है ये। ठीक है, तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अच्छा, जो मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, किस संविधान में है? वो अनुच्छेद इसका कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 का से संबंधित हैं। किससे? अनुच्छेद 51 का। और इसका भाग कौन सा हो जाएगा संविधान का?
तो संविधान का भाग 4 का हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपकी मूल कर्तव्यों से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न आपके बन जाते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर किए गए, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, कितने मूल कर्तव्य हैं, कितने नहीं हैं। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, बी ऑप्शन है आपका राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, सी ऑप्शन है आपका लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, और डी ऑप्शन है आपका अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो अनुच्छेद 54 के अनुसार, किसके, अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में देखो संसद के दोनों सदन, कौन से, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, सदन के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन मतलब कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो इसके चुनाव में भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं, तो संभवतः वो लोग उन्हीं को वोट देंगे। भाई जो लोग जिसकी सहायता करेगा वो उसी को तो वोट देगा, तो इसलिए जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको भाग नहीं लिया जाता है। इसके बाद में जो राज्य विधानसभाएं होती हैं, कौन सी, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और दिल्ली तथा पुडुचेरी, किसके, दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। और यह लोग कैसे, देखो अब आप बताइएगा कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट करती है? क्या आपने आज तक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट किया है? भाई जैसे कि प्रधानमंत्री, या आपसे पूछ लिया जाए कि जो लोकसभा का सदस्य होता है उसका चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। भाई आप ही लोग तो जाते हैं वोट करने, प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है किसी सांसद को, किसी विधायक को। लेकिन क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं? नहीं। तो इसका चुनाव कैसे हो जाएगा? अप्रत्यक्ष मतदान से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि जो हम जनता के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन, सॉरी राष्ट्रपति कौन है, उनके बारे में बताइएगा। जो भी एडिशनल जानकारी आपको भारत के राष्ट्रपति के बारे में पता हो उनके बारे में बताइएगा। तो 16वें प्रश्न का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है, ठीक है, तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। कि अगर देखो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव है, अगर उसमें कोई समस्या है, कोई विवाद है, तो वो कौन उसका निपटारा करेगा? ठीक है, ये प्रश्न है इसका सही। तो भारत के महाधिवक्ता को, बी ऑप्शन है आपका संसद को, सी ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, और डी ऑप्शन है आपका भारत के प्रधानमंत्री को। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निपटारा या उसको समाप्त करता है। ठीक है, तो 17वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के विवाद को सौंपा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ए ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, बी ऑप्शन है आपका उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो देखिएगा कि किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, लेकिन इस्तीफा या त्यागपत्र किसको देगा? तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 98वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 356 के द्वारा, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 75 के द्वारा, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 76 के द्वारा, और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 61 के द्वारा।
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिएगा अनुच्छेद 56 का अर्थ क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन। राज्य में जब राज्य आपातकाल लगता है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा लगता है, अनुच्छेद 356 के द्वारा। अनुच्छेद 75 में क्या है, तो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री, ठीक है। अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी है, क्या है, महान्यायवादी है। और अनुच्छेद 61 में क्या है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलती है, ठीक है, क्या चलती है, महाभियोग प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति अपना पद कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी, लेकिन उसको 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 61 आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, आहूत मतलब बुलाई जाती है, ठीक है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी ऑप्शन है संसद द्वारा और डी ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो संयुक्त बैठक जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, किसके, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। लेकिन इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 का सब क्लॉज 4 के तहत इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आहूत किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अब आपसे एक प्रश्न है कि जो संयुक्त बैठक है इसको हमने भारत में किस संविधान से लिया गया है, मतलब किस देश के संविधान से संयुक्त बैठक का प्रावधान आया है, किस देश से लिया गया है, ठीक है। तो 20वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है, ए ऑप्शन है हिंदू कोड बिल, बी ऑप्शन है पेप्सो विनियोग विधेयक, सी ऑप्शन है भारतीय डाक संशोधन विधेयक और डी ऑप्शन है दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखो सबसे पहले जो वीटो था, ठीक है, वो 1954 में, कब, 1954 में राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी पेप्सो विनियोग विधेयक के खिलाफ लाए थे। लेकिन इसको कैसा कहते हैं, तो इसको कहते हैं आतंकिक वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको आतंकिक वीटो कहते हैं। तो यह मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लगाया जाता है, किसकी, जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी अनुशंसा पर लगाया जाता है। तो इस वीटो पावर को वीटो पावर नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर जो भारतीय डाक संशोधन विधेयक है, ठीक है, इसको वर्ष 1986 में, तब राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, ये लेकर आए थे, ठीक है। कौन लेकर आया था, ज्ञानी जैल सिंह लेकर आए थे। और यह कैसा वीटो था, यह पॉकेट वीटो था, कैसा था, पॉकेट वीटो था, ठीक है। यही मेन था, क्योंकि जो आतंकिक वीटो होता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, मंत्रिमंडल की इच्छा के अनुसार लगाया जाता है, तो इसलिए उसको तो सही नहीं माना जाता है। तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक जो है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो पहली बार लगाया गया था। तो 21वें प्रश्न का आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 360, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 123, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 356 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 360 में क्या है आपका, वित्तीय आपात है, क्या है, वित्तीय आपातकाल है। और भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है बताइएगा, भारत में अब तक। और जो अनुच्छेद 123 है इसमें क्या है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है, क्या है, राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 143 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, आपकी
बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बी आंसर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 123। हाँ, क्या हो जाएगा आपका, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, एक बार भी अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 143 का अर्थ क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। ए ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, बी ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो बताइएगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसकी नियुक्ति करता है। तो देखो, भारत का महान्यायवादी जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी है, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहाँ है, अनुच्छेद 148 में है, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति करता है। और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं ये किससे संबंधित हैं, अनुच्छेद 155, और इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसका डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा सभी की नियुक्ति की जाती है, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य के राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, स्वयं राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति और डी ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अभी तक जो भी लोग वीडियो लाइक नहीं किए हैं वो सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। तो 24वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है यह राष्ट्रपति का अभिभाषण को तैयार करता है। ठीक है, तो 24वें प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ए ऑप्शन है जस्टिस MC महाजन, बी ऑप्शन है आपका जस्टिस M हिदायतुल्ला, सी ऑप्शन है जस्टिस PN भगवती और डी ऑप्शन है जस्टिस BK मुखर्जी। अच्छा, मैं एक और प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि भारत के सर्वसम्मति से या निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन से थे। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका चुनाव जो था निर्विरोध हुआ था, सर्वसम्मति से हुआ था। तो इस प्रश्न का आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो जस्टिस हिदायतुल्ला जो थे, जस्टिस M हिदायतुल्ला जो थे ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने बाद में क्या किया, भारत के एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और इनका कार्यकाल कितना रहा, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ठीक है, तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ, तो निर्विरोध कौन चुने गए आपके, नीलम संजीव रेड्डी। और कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा, 1977 से 1982 तक का उनका कार्यकाल रहा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। रात के 10 बजे आप सभी लोगों के लिए अनेकार्थी शब्द की क्लास है, तो रात के 10 बजे आप सभी लोग अनेकार्थी शब्दों की क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। बाकी सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।